मैंने एक दिन सांजी से पूछ लिया, सांजी एक बात बताओगी? वो चौंक कर मुझे देखने लगी, फिर आहिस्ता से बोली, तुम मुझे कैसे मुखातिब करते हो, हालांकि मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ। जवाब में मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, तुम मुझसे बड़ी हो? क्यों? टांग बराबर छोकरा है तू, मैं बड़ी नहीं हूँ तुझसे? सांजी मुस्कुरा कर बोली, मेरी बातें सुनकर भी मुझे टांग बराबर छोकरा समझती हो? तेरे शरीर में शैतान घुस गया है, उसका कोई क्या कर सकता है तू नन्ना मुन्ना सा, बिल्कुल बच्चों जैसा, बातें बूढ़ों जैसी करता है। पर अपने शरीर को तो देख। फर्ज करो सांझी, तुम्हें मालूम हो जाए कि मैं एक जवान आदमी हूँ और मैं तुमसे भी बड़ा, तो तुम्हें क्या एहसास होगा? बस इतना कि थप्पड़ मार दूंगी तेरे गाल पर। पता नहीं कहाँ से ये बुद्धि ले आया है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। सांझी, आने वाले वक्त में तुम्हें जो धचके लगेंगे तुम नहीं जानती। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारे मन में अगर सिर्फ ये बात है कि अकाल सिंह से प्रकाश बाबू की मौत का बदला लो तो चलो ठीक है, एक दिन ये काम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम इतना इंतज़ार क्यों कर रही हो? वह चौंक कर मुझे देखने लगी, फिर अपनी जगह से उठी, गार के धाने से इधर उधर झांका, वापस आ गई और बोली, ऐसी बातें क्यों करता है रे? हकीकत नहीं है ये? अगर कोई हकीकत तेरे इल्म में आ गई तो बार बार उसे दोहराता क्यों है? इसलिए सांझी कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मदद? वह चौंक कर मुझे देखने लगी, उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गई। हाँ मदद, क्योंकि सांझी मुझे तुमसे हमदर्दी है। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए आंसू आ गए, फिर वह आहिस्ता से बोली, औरत हूँ ना, बुज़दिल हूँ, डर लगता है। मैं जानती हूँ कि जब मैं ये काम कर लूँगी तो जीती ना रह सकूँगी। संसार को कुछ दिन और देखना चाहती हूँ, फिर जब इस संसार से जी भर जाएगा तो जीवन की बाजी लगा दूंगी। बस यूं समझ ले कि डर लगता रहा है अब तक, या फिर ये समझ ले कि भगवान ने अकाल सिंह के जीवन को इतना ही बड़ा बना दिया है कि मैं अभी यह काम नहीं कर सकी। मैं एक गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। अकाल सिंह कौन था? जगराजन राज से उसका क्या ताल्लुक था? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। बिला वजह एक ऐसे मसले में अपनी टांग फंसाना अकल की बात नहीं थी, जिसके बारे में कोई तफसीली मालूमात हासिल ना हो, वरना अकाल सिंह की मौत के लिए अपने आप को पेश कर देता और शायद इसमें कामयाबी भी हासिल हो जाती, क्योंकि मेरे लिए इतना मुश्किल काम नहीं था। बुनियादी वजह यह थी कि मैं तो वैसे ही बेजारी के आलम में वक्त गुजार रहा था और हर तरह का अमल करने के लिए तैयार था, लेकिन इस सिलसिले में अभी जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। तफसीली मालूमात हो जाएं, उसके बाद गौर कर लूँगा और हो सका तो अमल भी कर डालूँगा। फिर वक्त गुजरता रहा। इसके बाद मैंने केशूलाल के डेरे का रुख नहीं किया और यही फैसला किया कि केशूलाल को धोखे में रखूँगा। वैसे ये सब कुछ मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। केशूलाल पता नहीं क्या बला थी, और चतरीखा का खूबसूरत मुजस्मा मेरे लिए कोई ख़ास अहमियत नहीं रखता था, लेकिन उससे मुंसलिक दास्तान यकीनी तौर पर दिलचस्पी का बायस होगी, ये ख्याल मेरे जहन में ज़रूर था। यहाँ तक कि काली रात आ गई और उस रात मंदिर में पूजा का ख़ास एहतमाम किया जाता था, क्योंकि केशूलाल ही ये पूजा कराता था और सारे डाकू उस दिन मंदिर के सामने जमा हो जाते। औरतें मर्द सभी हुआ करते। सांझी भी उस पूजा में शरीक थी और इस सिलसिले में उसकी अकीदत दूसरों से मुख्तलिफ नहीं थी। मुझे भी ख़ास तौर से साथ ले जाने का एहतमाम किया गया और सांझी ने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत लिबास पहना कर अपने साथ ले लिया। अब वो मेरे सिलसिले में मशकूक ज़रूर रहती, लेकिन या तो उसकी फितरत में ममता का एहसास था या फिर वो अकाल सिंह की वजह से मेरे हर मामले में दिलचस्पी लिया करती। गर्ज ये कि हम लोग मंदिर की जानिब चल पड़े। मंदिर में खूब रौनक थी। मेरे जहन में तो बात ही कुछ और थी, लेकिन बाकी लोग पूजा पाठ से बिल्कुल मुखलिस थे। मंदिर में खामोशी तारी थी और डाकू बड़े एहतराम के साथ अपनी पूजा कर रहे थे। मैंने सांझी से कहा, क्या कहती हो सांझी? इस वक्त बेहतरीन मौका है, अगर तुम चाहो तो खामोशी से अकाल सिंह को मौत के घाट उतार सकती हो। सांझी के हलक से एक सिसकी नुमा चीख निकल गई। उसने खौफ से इधर उधर देखा तो मैंने हंसते हुए कहा, कोई नहीं सुन रहा, बोल, मैं तेरी इस वक्त मदद कर सकता हूँ। तुझे भगवान का वास्ता पापी, चुप रह। क्यों वक्त से पहले मुझे मौत के घाट उतरवाना चाहता है? मैं हंस पड़ा। फिर मैंने कहा, एक बात कहूँ सांझी, बुरा तो नहीं मानेगी? उसने घूर कर मुझे देखा और बोली, यहाँ मत कह, वापस चलकर जो तेरा मन चाहे कह देना। तू तो बड़ा ही कठोर है पापी। सच्ची बात यह है सांझी कि औरत बड़ी अजीब चीज़ होती है। प्रकाश बाबू तेरा मर्द था या तेरा महबूब, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो तेरे दिल में सो गया है। तूने अपने दिल में उसके बदले की आग जगाई, लेकिन सांझी वो आग अब बुझ चुकी है। अब तू अपने आप को धोखा दे रही है। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि तू क्या करती है क्या नहीं करती। मैंने तो ऐसे ही मजाक में ये जुमले कह दिए थे। चल तेरी मर्जी, मुझे अकाल सिंह से क्या लेना देना।
सांजी ने आंखें बंद कर लीं। खौफ की वजह से वो शायद मेरी बात का जवाब भी नहीं देना चाहती थी। थोड़ी देर तक मैं उन लोगों के साथ रहा और जब मैंने देख लिया कि पूजा बाकायदा शुरू हो चुकी है तो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता हुआ उन लोगों से दूर हो गया। और इसके बाद मैंने केशूलाल के डेरे की तरफ दौड़ लगा दी। मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि वो सब पूरी तवज्जो के साथ पूजा पाठ में मसरूफ़ हैं और उस वक्त कोई मुझे तलाश करने की कोशिश नहीं करेगा। यहाँ तक कि मैं तारीकी में चमकते हुए हसीन मुजस्मे के पास पहुँच गया, लेकिन उसकी आंखों में ज़िंदगी की चमक देखकर मेरे चेहरे पर भी अजीब से तासुरात फैल गए। मैंने करीब पहुँचकर उसे आवाज़ दी, चतरीखा। हाँ, मेरे आने से पहले ही तुम आंखें खोलकर तैयार हो। मुझे पता था कि तुम आओगे। पता था? हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें याद थी आज की रात? मैंने कहा और वो हंसने लगी। फिर बोली, आज तो बड़ी अनोखी रात है मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी। क्या मतलब? केशूलाल के डेरे पर जाओ, उसकी झोंपड़ी में एक लोहे का संदूक रखा हुआ है। लोहे के संदूक में एक सफ़ेद रंग का लिबास है जो संदूक खोलते ही चमकने लगेगा। वो लिबास निकाल कर मेरे पास ले आओ। जाओ, जल्दी करो, किसी भी काम में देर करना अच्छा नहीं होता। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर उसे कोई सवाल किए बगैर तेज़ी से आगे बढ़ गया। इस तिलिस्म खाने में जो कुछ भी ना हो वो कम है। वो जो कुछ कह रही है उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा। मैंने केशूलाल की झोंपड़ी में दाखिल होकर संदूक तलाश किया और वो आसानी से मुझे मिल गया। तब मैंने उसमें से वो सफ़ेद लिबास निकाला और पहली ही बात ने मुझे हैरान कर दिया। ये लिबास गैर मामूली था। अंदाज़ा ही नहीं होता था कि किस चीज़ का बना हुआ है। ना उसे स्पंज कहा जा सकता था, ना सिल्क। ऐसा नरम मुलायम और ऐसा अजीब कि बात समझ में ही ना आए। उससे हल्की हल्की मध्यम रोशनी फूट रही थी। उस रोशनी का रंग गुलाबी था। उस वक्त इस लिबास के बारे में तफ्तीश करना मकसूद नहीं था। मैं मामूल के मुताबिक ज़िंदगी के सनसनीखेज़ हालात से गुजर रहा था। ये सनसनी पता नहीं क्यों मेरा मुकद्दर बन गई थी। गौर किया जाता तो बचपन ही से ये सनसनी मेरी तकदीर में लिख दी गई थी। अनोखी कुव्वतों से नवाजा गया और फिर उनसे महरूम हो गया। बचपन ही से यह सिलसिला जारी था। ना जाने कितनों के लिए कारआमद साबित हुआ, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर सका। हो सकता है ये भी उस अतिये का एक खिराज हो कि दुनिया के काम आओ और अपने लिए मोहब्बत का वो मुकाम भी हासिल न कर सको जिसमें खलूस इंतहाई हद तक हो। क्या नहीं था मेरी ज़िंदगी में, क्या नहीं कर सकता था मैं। राजन राज अपने कुफर के इल्म से इस्तिफादा हासिल करता रहा और मैं अपनी शबलीसियत से फ़ायदा उठाता। लेकिन नहीं, यह भी एक अमल होता है तकदीर का, कुदरत का, कि किसको सब कुछ हासिल हो जाए और फिर उसका कुछ ना रहे। यही सूरत हाल थी मेरे साथ। लिबास लेकर मैं वापस पलटा और थोड़ी देर के बाद चतरीखा के पास पहुंच गया। वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसने मुझे देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, अब ये लिबास मेरे बदन पर पहना दो। मैंने किसी किस्म की झिझक से मुतासिर ना होते हुए वो लिबास उसके बदन पर पहना दिया और चतरीखा इतनी खूबसूरत नजर आने लगी कि मेरी जगह कोई भी होता तो उसे देखकर ज़हनी तवाज़ुन खो सकता था। उसके चेहरे से रोशनी फूट रही थी। उसने अपने लिबास को देखा, फिर अपने हाथों को छू कर देखा, फिर मुझे देखा और बोली, आओ तेज़ी से यहाँ से निकल चलो, कहीं ऐसा ना हो कि वो शैतान इधर आ निकले। मैं एक लम्हे के लिए सकते में रह गया। ये सोचना था मुझे कि क्या वाकई मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए या ये कि यहाँ से निकलने में मुझे कामयाबी हासिल हो जाएगी। वो शैतान गिरोह मेरे पीछे ना चल पड़ेगा जिसने मुझे इस हाल को पहुँचाया है, लेकिन तजुर्बा ही सही। चतरीखा ने मेरा हाथ पकड़ा और फिर तेज़ी से दौड़ने लगी। मैं खामोशी से उसके साथ चल पड़ा। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरे कदम ज़मीन पर पड़ ही ना रहे हों। यही कैफियत चतरीखा की भी थी। वो भी इसी तरह मेरे साथ सफ़र कर रही थी और माहौल बदलता जा रहा था। हम हवा के दोष पर सफ़र कर रहे थे। ये अलग बात है कि फ़िज़ा में ऊंचे नहीं थे, लेकिन हमारा ये सफ़र ज़मीन पर नहीं था। फिर बहुत सा फासला तय कर लिया गया। मंजर बदला। सामने ही एक झरना नज़र आ रहा था जिसके दामन में फूलों के कुंज थे। कुदरत के ये हसीन मंजर रात की तारीकी में छुपे हुए थे, लेकिन फिर भी तारों की छाँव माहौल का पूरा पूरा एहसास दिला रही थी। चतरीखा झरने से बनने वाली नदी के पास पहुंचकर रुक गई। फिर उसने कहा, आओ इस पानी में उतर जाओ, हम नदी के दूसरी जानिब चलें। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मैं नदी में उतर गया। लेकिन क्या ही अजीब बात थी, जैसे ही मैं नदी के दूसरे किनारे पहुंचा, अचानक ही ज़मीन नीचे चली गई। मैंने हैरत से ज़मीन को देखा, फिर चतरीखा को, और फिर महसूस करने लगा कि ज़मीन नीचे कैसे हो गई। अंदाज़ा एक लम्हे में हो गया, लेकिन मेरे सोचने से पहले ही चतरीखा बोल पड़ी, ये तुम्हारा असल रूप है, तुम अपने असल रूप में आ गए। दिमाग में धमाका सा हुआ। मैंने दीवानों की तरह उसे देखकर कहा, असल रूप? हाँ। वह मुस्कुरा कर बोली, मैं समझा नहीं चतरीखा, खुद को पानी में झांक कर देखो, उसने कहा और मैं फिर हैरान हो गया। आबशार से बनने वाली नदी का पानी एक खो में साकित था।
गौर रोशनी नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे अपना चेहरा नजर आ रहा था, और ये चेहरा, ये मेरा अपना चेहरा था। मैं बता नहीं सकता उस वक्त मेरी क्या कैफियत हो गई। एक अजीब सा एहसास दिल को मुट्ठी में जकड़ रहा था। बामुश्किल मैंने इस पर काबू पाया। चतरीखा, मैंने उसे पुकारा। हूँ, वह मुस्कुरा कर बोली। ये कैसे हो गया? पहचान लिया अपने आप को? हाँ, लेकिन आओ, अब तुम भी महफूज हो और मैं भी, बैठ कर बातें करेंगे। मैं भी महफूज हूँ, मैंने कहा। क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे बारे में कुछ जानती हो चतरीखा? नहीं। फिर ये बात कैसे कह रही हो कि मैं भी महफूज हूँ? मैंने उसे घूर कर कहा। तुम किसी जादू के जेर असर थे, फर्ज करो था। तुमने ये नदी अबूर कर ली। नदी? हाँ, पवित्र जल। बुलंदी से गिरने वाला ये जल हर गंदगी से पाक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा हर मकरो फ्रेब से पाक होता है। उस वक्त उसके पास भगवान की दी हुई ऐसी शक्ति होती है कि कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मगर वो नासमझ होता है और उस शक्ति को इस्तेमाल नहीं कर सकता। बाद में वो संसार के जाल में फंस जाता है, बुरा हो जाता है, और भगवान किसी बुरे को शक्ति नहीं देते। तुम कमज़ोर थे, इस पवित्र जल की शक्ति ने वो सहर ख़त्म कर दिया। और तुम? मैंने कहा। मैं क्या? तुम भी सहरज़दा थीं, एक तरह से यही समझ लो। पहले एक बात बताओ मुझे। पूछो। ये देखकर तुम्हें हैरत नहीं हुई कि मैं बच्चे से एक जवान आदमी बन गया? नहीं, वह मुस्कुरा कर बोली। क्यों? मुझे इसका पता था। मैं हैरत से बोला। हाँ, कैसे? तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा मासूम बच्चे की तरह है, लेकिन तुम्हारी आंखें बच्चे की नहीं हैं। जब तुमने पहली बार मेरे शरीर को देखा था तो तुम्हारी आंखों में एक जवान मर्द का तासुर था। ओह, मैं झीम कर बोला। फिर मैंने कहा, लेकिन यकीन करो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई गलत तासुर नहीं पैदा हुआ। मैं जानती हूँ, वो मुस्कुरा कर बोली। हम दोनों नदी से थोड़े फासले पर जा बैठे। उसने बैठकर कहा, इसी बात ने मेरे मन में तुम्हारे लिए नरमी पैदा की थी। तुम्हें अंदाज़ा हो गया था कि मैं सहरज़दा हूँ? हाँ। तुमने सोचा था मेरे बारे में? बस इतना जितना मैंने तुम्हें बताया। क्या हमें यहाँ खतरा नहीं है? मैंने पूछा। नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर से जादू के खोल उतर गए हैं। हम जिनके शहर में गिरफ्तार थे, उनका शहर हम पर से ख़त्म हो गया है। तुम पर भी शहर था? मैंने पूछा। एक बात बताओ पहले, वो मुस्कुरा कर बोली। हाँ, पूछो। मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? तुम बहुत खूबसूरत हो, मैंने जवाब दिया और वो हंस पड़ी। बड़ी चालबाजी का जवाब है। क्यों? मैंने पूछा था मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ, एक दोस्त की हैसियत से बहुत अच्छी। बस यही सच है, मुझे यकीन है। यही मैं कहना भी चाहती थी। अगर तुम मेरे प्रेम के चक्कर में पड़ जाते तो मारे जाते। तुम कौन हो? केतकी। क्या मतलब, तुम्हारा नाम चतरीखा नहीं है? मैंने ताज्जुब से पूछा। है, वो मुस्कुरा कर बोली। असल नाम केतकी है। तस्वीर की लकीर यानी चतरेखा, और केतकी यानी कली। मैं संगीत का एक सुर हूँ जो पापी केशूलाल के गले में फंसा था, और उसने मेरी असलियत जानकर मुझे पत्थर का बना लिया। वह मुझे जिंदा करके अपना बनाना चाहता था ताकि संसार में बहुत बड़ा संगीतकार बन जाए, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अप्सरा समझते हो? हूर या परी की कोई किस्म होती है? चलो यही कह दो। तुम ये समझ लो कि मैं हवा की बेटी हूँ, हवाओं में तहलील हो जाऊंगी। तुमने मेरी मदद की है, मैंने तुम्हारी। अब क्या चाहते हो? कुछ नहीं, मैंने अफसुर्दगी से कहा। क्या मतलब? मेरी कहानी बहुत तवील है। अफसोस, मेरे पास समय बहुत कम है, क्योंकि कुछ देर में रोशनी हो जाएगी और मुझे रोशनी होने से पहले पहले जाना है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हाँ, एक तोहफा मैं तुम्हें दे सकती हूँ। कैसा तोहफा? मैंने पूछा। शरीर शक्ति। उस शरीर शक्ति से संसार में कोई तुम पर काबू ना पा सकेगा। तुम ताकत के देवता बन जाओगे। ताकत में कोई तुम्हारा मुकाबला ना कर सकेगा। असल में तुम्हारे संसार में ताकत ही देवता है, और तुम उससे हर एक का मुकाबला कर सकते हो। अच्छा देखो, वो अंधेरा घाटियों में डूब रहा है, मेरी भेंट स्वीकार करो। उसने दोनों हाथ बुलंद किए, मेरी तरफ रुख करके उन्हें सीधा कर दिया, और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे पूरे बदन में सर्द लहरें पेवस्त हो गई हों। एक लम्हे के लिए मेरी पलकें झपकी थीं और फिर एकदम सर्दी का एहसास फना हो गया, लेकिन दूसरे लम्हे वो मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वो अब मेरी निगाहों की पहुंच में नहीं थी। मैं सर पकड़कर बैठ गया। चतरीखा, केतकी, सांझी, अकाल सिंह, केशूलाल, बड़ा फासला हो गया है उनसे। क्या एक बार फिर मैं उनके जाल में फंस जाऊंगा? इन सारी बातों की उम्मीद नहीं थी। मैं तो कुछ और ही मालूम करने गया था। लेकिन क्या मैं राजन राज के शहर से आज़ाद हो गया? क्या अब मैं उसकी कैद से आज़ाद हूँ? बच्चे से जवान बन गया। काश वह पुरस्कार वजूद कुछ और वक्त मेरा साथ दे सकता।
ये मैं मालूम करता उससे कि राजन राज के अजाब से कोई छुटकारा है या नहीं। फिर उस शक्ति का ख्याल आया जिसकी कहानी वो सुना गई थी। ज़रा इस मजाक से भी लुत्फ़ उठाओ, मैंने सोचा, और फिर अपनी जगह से उठकर सामने नजर आने वाली एक चट्टान पर जोर लगाकर देखा। उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब चट्टान आसानी से अपनी जगह से उखड़ गई। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखा कि कहीं मसनूई चट्टान तो नहीं है, लेकिन असली थी। फिर तो मैंने बहुत सी चट्टानें उखाड़ कर फेंक दी, कई दरख्तों को जड़ से उखाड़ दिया और फिर दीवानों की तरह चीखने लगा, दुनिया वालों, यकीन करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी है। मैं वाकई दुनिया का सबसे अनोखा इंसान हूँ। पैदा हुआ तो शबलीस था, शबलीसियत छिन गई, रजब अली मिला, नकाब मिली और अब ये ताकत मिल गई। लेकिन मेरे पास रहा कुछ नहीं। इतनी ताकतों के बावजूद मैं अपनी ज़िंदगी के लिए इतना भी न कर सका कि शमशेरा को हासिल कर लेता। ये होती है इंसान की ताकत या उसकी गलत फहमी। अब क्या करूं? राजन राज एक बार फिर शिकस्त खा गया है। पता नहीं उसे ये बात मालूम हुई है या नहीं। जहन्नुम में जाए। अब तक अपनी मर्जी से कुछ नहीं हुआ तो आइंदा की फिक्र कौन करे। अब दो चीज़ें मेरे कब्जे में थीं, यानी लकीरों का इल्म और यह जिस्मानी ताकत। चलो इन दोनों चीज़ों को मुस्तकबिल की कहानी बनाती हैं। और फिर मैंने वहाँ से कदम आगे बढ़ा दिए। मैं मुस्तकबिल की किसी नई कहानी की तलाश में निकल पड़ा। नई कहानी के दो किरदार मुझे मिले। एक नौजवान लड़की और एक मर्द था। दोनों एक जीप में सफ़र कर रहे थे। सड़क टूटी फूटी थी और जीप बुरी तरह उस पर उछल रही थी। मैं भी उसी सड़क पर पैदल चल रहा था। उन्होंने मुझे देखा। उसी वक्त जीप एक गड्ढे में जा पड़ी। वो दोनों औंधे हो गए, शायद जख्मी भी हुए। मैं इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उनकी तरफ लपका। मर्द बेहोश हो गया था, लड़की की पेशानी से खून बह रहा था। दोनों स्टीयरिंग के दरमियान फंस गए और इस बुरी तरह फंसे कि जीप सीधी हुए बगैर उनका निकलना मुश्किल था। अचानक मुझे अपने बदन की कुव्वत का ख्याल आया और मैं जल्दी से गड्ढे में उतर गया। फिर मुझे खुद ही अपने ऊपर हंसी आने लगी। मैंने जीप को आसानी से सीधा करके पीछे धकेल दिया। लड़की जख्मी होने के बावजूद आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देख रही थी। फिर उसने घबराए हुए अंदाज में कहा, क्या जीप बाहर आ गई? मुझे एकदम शरारत सूझ गई। मैंने एक लम्हे में फैसला कर लिया कि आगे क्या करना है। कौन आ गई? मैंने अहमकों की तरह चारों तरफ देखकर कहा, जीप गड्ढे से। ओह मेरे खुदा, तुमने उसे हाथों से बाहर निकाल दिया। मारकर प्लीज होश में आओ। लड़की अपने साथी नौजवान को झंझोड़ने लगी और वह कुलबुलाने लगा। लड़की जीप से नीचे उतर आई। उसने झुककर जीप के अगले हिस्से को देखा, फिर सीधी होकर बोली, मारकर होश में आओ, क्या हमाकत है। कुलबुलाने वाला होश में आ गया। वो आंखें भींचकर सर झटकने लगा। फिर उसने आंखें खोल दी। जीप गड्ढे से निकल आई। लड़की ने कहा, निकल आई? नौजवान बोला, हाँ, इस फौलादी ने उसे हाथों से निकाल दिया। ओह, इंजन ठीक है? नौजवान ने पूछा। हाँ, खुदा का शुक्र है कि रेडिएटर भी सलामत है। तुम्हारी क्या हालत है? ये खून कैसा है? नौजवान अब पूरी तरह होश में आ गया। कुछ नहीं, सर में मामूली सी चोट लगी है। ओह, नौजवान ने कहा। फिर चौंक कर बोला, जीप कैसे निकल आई? तुम्हारे हवास अभी तक मुंतशिर हैं। मैंने तुम्हें बताया ना कि इस गैर मामूली ताकतवर शख्स ने इसे निकाला है। कौन है ये? हटो स्टीयरिंग से, फजूल बकवास कर रहे हो। एक तो जीप गड्ढे में डाल दी। हटो, मैं ड्राइव करूंगी। मिस्टर, तुम कौन हो? शाहरुख है हमारा नाम जी। मैंने बदस्तूर अहमकाना लहजे में कहा। यहाँ क्या कर रहे हो? अब तो कुछ नहीं कर रहा, बस शहर जा रहे थे। कोई देहाती मालूम होता है, लड़की ने कहा। लो, ये 10 रुपये रखो, शाबाश, नौजवान ने कहा और सेल्फ उठाने लगा। जीप स्टार्ट हो गई थी। मैंने नोट भी ले लिया। लड़की ने फिर कहा, तुम हट जाओ स्टीयरिंग से, तुम्हारी कैफियत ठीक नहीं है। नहीं, मैं ठीक हूँ, नौजवान ने कहा और जीप को रिवर्स में दूर तक ले गया। उस बेचारे को तो बिठा लो, शहर में छोड़ देंगे, लड़की ने कहा। शट अप, नौजवान बोला और जीप गड्ढे के गर्द से निकाल कर आगे बढ़ा दी। मैं उन्हें जाते देख रहा था। फिर मैंने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने लगा। लेकिन उसी वक्त मेरी नज़र चमड़े के एक बैग पर पड़ी जो खुल गया था और उसमें से सोने के बिस्कुट बाहर निकल पड़े थे। ये बैग गड्ढे में पड़ा था। वंडरफुल, मैं दिल ही दिल में बोला। तो ये दोनों सोने के स्मगलर हैं। ये बैग लाजमी तौर पर जीप से ही गिरा था। मैं गड्ढे में उतर गया और फिर उन बिस्कुटों को समेटने लगा। मैंने वो बैग में भरे ही थे कि जीप आंधी तूफान की तरह वापस आकर गड्ढे के पास खड़ी हो गई। लड़की और उसका साथी जीप से नीचे कूदे। मर्द के हाथ में पिस्तौल चमक रहा था। वह बुरी तरह दहाड़ा, हट जाओ वरना गोली मार दूंगा, हटो हटो वहां से। अरे तुम भी हमारे स्कूल के मास्टर हो, देखो कैसा डांट रहा है। अरे एक तो तुम्हारा सामान उठा रहे थे हम, ऊपर से डांट रहे हो, और ये मारने पीटने की बात क्या कर रहे हो? कौन मारेगा हमें? नहीं, कोई बात नहीं है, लाओ ये बैग हमें दे दो, लड़की ने कहा। संभालो अपना सामान।
हमें गोला मार देंगे। अरे तुम हो कौन हमें मारने वाले? मैंने बैग नौजवान पर फेंक मारा, जो उसने दोनों हाथों में संभाल लिया। फिर वह अजीब से अंदाज में मुझे देखकर बोला, ऋषि कमाल की चीज़ है ये तो, क्या कहती हो इसके बारे में? ये अल्फाज उसने अंग्रेजी जुबान में कहे। लड़की हंस कर बोली, कोई सीधा सादा पहाड़ी मालूम होता है। पहाड़ी, नौजवान ने कहा। मेरा मतलब है अनपढ़ देहाती, मगर कमाल की ताकत रखता है। हालांकि जिस्म कितना सडोल है। क्या ख्याल है, उड़ा दूं? गैरत की कोई रिमक बाकी रह गई है तुम्हारे अंदर? बिल्कुल ही जानवर हो गए हो, लड़की ने सख्त लहजे में कहा। अरे अरे क्या कर दिया मैंने? नौजवान बौखलाए हुए अंदाज में बोला। उड़ा दो तुम इसे, मैं तुम्हें उड़ाकर यहाँ से चली जाऊंगी, लड़की ने कहा। ओफो, मशवरा किया है मैंने तुमसे, कोई अमल तो नहीं कर डाला? नौजवान शर्मिंदगी से बोला। फिर कहने लगा, ये सोना देख चुका है तो फिर? मेरा मतलब है खतरनाक तो नहीं रहेगा। इसने एहसान किया है हम पर। खतरनाक होता तो जीप को सीधा करने की बजाय सोने का बैग उठाकर भाग जाता, लड़की बोली। मैं उन्हें काफ़ी समझ चुका था और दिल में एक दिलचस्प शरारत जाग रही थी। अब एक किरदार अदा किया था तो उसे निभाना चाहता था, इसलिए मैं हाथ उठाकर बोला, दिल तो चाहता है कि घोंसे मारकर तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूं। अरे तुम कुत्तों की तरह भौंकने की बजाय इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते? घंटा भर से गटर पटर लगा रखी है, थू है तुम दोनों पर, मैंने कहा और सड़क की तरफ बढ़ गया। वो दोनों मुझे देखते रहे। फिर वो जीप में जा बैठे और जीप स्टार्ट होकर चल पड़ी। वो कुछ लम्हों में मेरे करीब आ गई। लड़की ने कहा, शाहरुख साहब क्या है? मैं अकड़ कर बोला, हमारे साथ आ जाइए, टांगे हैं हमारी, चले जाएंगे। आ जाइए, आप शहर जा रही हैं ना? तो और क्या, हम भी शहर जा रही हैं, तो जाओ मरो, मुझे क्या। आप भी हमारे साथ चलिए, हम किसी का एहसान नहीं लेते। नौकरी करने जा रही हैं ना आप? तो फिर हम आपको नौकरी भी दिला देंगे। हैं? मैंने चौंकने की अदाकारी की और लड़की ने आंखें बंद करके गर्दन हिला दी। मैं थोड़ी सी झिझक के बाद उनके साथ जा बैठा। बहुत देर तक खामोशी रही। फिर मार्कर ने कहा, कहाँ के रहने वाले हो शाहरुख? अपने घर के। घर कहाँ है तुम्हारा? बस्ती में। और बस्ती कहाँ है? ज़मीन पर। तुम्हारी बस्ती के आसमान में है? मैंने पूछा। मेरी बस्ती का नाम रहमानपुर है, मार्कर जल्दी से बोला। हमारी बस्ती पिंड जागीर खान कहलाती है, मैंने भी तुर्की बतुर्की जवाब दिया। शहर देखा है कभी? बहुत देखी हैं। नौकरी भी की होगी? नहीं की। क्यों? पहले हम खुद नौकर रखते थे। पिंड जागीर खां के जागीरदार थे क्या? मार्कर तंजिया बोला। तुम हमें जानते हो? मैंने हैरत का इजहार किया। नहीं, मगर उम्मीद थी कि तुम यही कहोगे। और डफर, इसके हाथ देखो कितने शफाफ और नफीस हैं। और फिर क्या ये चेहरे से तुम्हें कोई देहाती मजदूर लगता है? लड़की ने फिर अंग्रेजी में कहा। तुम बड़ी तफसील से इसका जायजा ले रही हो, नौजवान जले भुने लहजे में बोला। तुम सुलग कर मर जाओ, लड़की ने कहा। अरे रोको गाड़ी, हरामखोर, गिटर पिटर करके मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम, मैंने गुर्रा कर कहा और दोनों संभल गई। फिर लड़की भारी लहजे में बोली, तुम आराम से बैठो शाहरुख, हम तुम्हारे बारे में बातें नहीं कर रहे। फासले तय हो गए। रहमानपुर आ गया। काफ़ी बड़ा शहर था, बुलंदो बाला इमारतें बिखरी हुई। मार्कर और ऋषि मुझे लेकर एक 6 मंजिला बिल्डिंग पहुंचे और फिर जीप एक जगह पार्क करके वो 4थी मंजिल के एक फ्लैट तक गए। मैंने लिफ्ट वगैरह में अपनी अदाकारी जारी रखी थी। फ्लैट बेहद खूबसूरत था। लड़की जिसे मार्कर ऋषि कहकर पुकारता था, मार्कर से बोली, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? गुसल करके पहले काम से जाऊंगा, तुम अपने जिगर की देखभाल करो। ओके, ऋषि ने कहा। फिर वो मुझे लेकर एक बेडरूम में आ गई और बोली, ये तुम्हारा कमरा है, यहाँ बैठो, कोई सवाल मत करना, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाती हूँ। वो सामने गुसल खाना है, नहाकर कपड़े पहन लेना, मैं तुम्हें चाय वगैरह पिलाऊंगी। तेरी मेहरबानी बीबी, मैंने कहा। वो चली गई। फिर वो दूसरे कमरे से लिबास लेकर आई और मुझे देकर चली गई। ये यकीनन मार्कर का लिबास था। मैं उसे लेकर बाथरूम में दाखिल हो गया, खूब नहाया। बहरहाल खुद को जिस हैसियत का हामिल जाहिर किया था उसे कायम रखना ज़रूरी था। चुनाचे लिबास के इस्तेमाल में थोड़ी सी गड़बड़ की और फिर कमरे में आ गया। ऋषि काफ़ी देर के बाद अंदर आई थी। मुझे लिबास पहने देखा, खूब हंसी। फिर बोली, उठो, मैं तुम्हारे कपड़े ठीक करूं। और फिर उसने मेरे कपड़े ठीक कर दिए। जिस तरह उसने मेरे कपड़े ठीक किए थे उससे मुझे खौफ हुआ था कि मारकर किसी न किसी वक्त मुझे ठीक कर देगा। तुम्हें मेरा नाम मालूम है? ऋषि। गुड, ज़हीन आदमी हो। वैसे नौकरी वगैरह की फिक्र मत करना, आराम से रहो, नौकरी मिल जाएगी। मेहरबानी, मैंने कहा। वह मुझसे मेरे बारे में पूछती रही और मैं उसे बेतुकी कहानियां सुनाता रहा। मैंने एक माहौल तरतीब दिया था अपने बारे में। इस दौरान खाने पीने का सिलसिला भी हुआ। मार्कर शायद चला गया था। वो रात को वापस आया और हमारे साथ ही खाना खाया। फिर उन्होंने मुझे आराम से सोने की हदायत की और कमरे में छोड़कर चले गए।
तन्हाई हासिल हुई थी और तन्हाई कभी कभी बड़ी मुश्किलात का बायस भी बन जाती है। इस बार 2 चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, लकीरों का इल्म और जिस्मानी ताकत, मगर दिल का सुकून। फिर मैंने सोचा कि वही अमल करूं जो करता चला आया हूं, यानी माहौल और हालात से समझौता। इसके सिवा और कोई चाराकार नहीं है। मार्कर और ऋषि के सामने शाहरुख बनकर आया था, अब यही किरदार निभाया जाए। वैसे इन दोनों का रिश्ता मुझे मालूम नहीं हो सका, हो सकता है कि इनके दरमियान सिर्फ जुर्म का रिश्ता हो। सोने का जो ब्रीफकेस मैंने उनके पास देखा था, उससे ये अंदाज़ा तो हो गया था कि दोनों जुराइम पेशा अफराद हैं और उनका ताल्लुक जुर्म की दुनिया से है। ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी शख्सियत क्या होगी। मेरी जानिब भी अपने मतलब से ही रुजू हुए हैं, यानी ये कि उन्होंने मेरी ताकत को देखा है, सोच रहे होंगे कि अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करें। वैसे ऋषि नरम दिल औरत है, जबकि मार्कर एक रिवायती किस्म का जुराइम पेशा। खैर, वक्त गुजारने के लिए बुरे लोग नहीं हैं। देखूंगा इनके साथ गुजरे हुए लम्हात किस हैसियत के हामिल हैं। बस यही सारी सोचें दामनगी रहीं, गौर करता रहा और आखिरी फैसला यह किया कि उनके साथ यही अंदाज और यही रवैया बरकरार रखा जाए, और इसके बाद गहरी नींद सो गया। दूसरी सुबह मैंने मार्कर और ऋषि के अंदाज में बड़ी अपनाइयत महसूस की, हालांकि उसमें मसनूईपन का एहसास हो रहा था, ख़ास तौर से मार्कर, जिसके बारे में मेरा अंदाज़ा था कि इंतहाई खुदगर्ज किस्म का आदमी है। जिस तरह मेरे सिलसिले में नरम नज़र आ रहा था, उससे यह एहसास हो रहा था कि गालिबन दौरान गुफ्तगू उन लोगों ने मेरे बारे में कोई फ़ैसला कर लिया है। गर्ज ये कि सुबह के नाश्ते के बाद मार्कर ने मुझसे कहा, शाहरुख, तुम मुलाजमत करने आए हो शहर में? तुम्हारी बस्ती में तुम्हारा कोई और भी है? नहीं, कोई भी नहीं है। मेरा मतलब है कि रिश्ते नातेदार, बहन भाई, माँ बाप और कोई तो होगा। मैंने कहा ना, कोई नहीं है, गोया तुम तन्हा इंसान हो। हाँ, खैर ये बहुत अच्छी बात है। इंसान अगर ऐसे झगड़ों से आज़ाद हो तो फिर उसके लिए कोई मुश्किल नहीं रहती। वैसे तुम बेफिक्र रहना, हम दोनों तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने देंगे। लेकिन मेरे दोस्त, एक बहुत बड़ी खराबी है इस दुनिया में। वो क्या? मैंने पूछा। यहाँ हर वो शख्स खुश रह सकता है जो खुद कोई काम करे, चाहे वो काम कैसा ही क्यों ना हो। यहाँ मजदूर होते हैं जो इमारतें बनाती हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ उतना मुआवजा मिलता है कि वो रोटी खा लें और सो जाएं। पहनने को लिबास तक नहीं होते उनके पास, ना ही ज़िंदगी की दूसरी आसाइशें होती हैं। लेकिन मुख्तलिफ़ कामों की मुख्तलिफ नौयत होती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करके आदमी पुरमसरत ज़िंदगी बसर करता है, लेकिन तुम जैसा आदमी जो गैर मामूली ताकत का मालिक है, यहाँ आराम की ज़िंदगी गुजार सकता है। हम तुम्हारे दोस्त हैं, यहाँ इस घर में तुम्हें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। आराम से यहाँ हमारे साथ ज़िंदगी गुजार सकते हो। लेकिन एक मशवरा भी देना चाहते हैं हम तुम्हें। ज़रूर, मैंने नरम लहजे में कहा। कोई काम करो। कैसा काम? मैं काम करने का ख्वाहिशमंद हूँ। कोई ऐसा काम मेरे दोस्त जिससे तुम्हें एक शानदार ज़िंदगी हासिल हो सके। लेकिन तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे शहर में किसी से वाकफियत नहीं रखता। मुझे ऐसा कोई काम कहाँ से मिल सकता है? हम हैं ना? अगर इस वक्त तुम्हारा साथ नहीं देंगे तो फिर कब साथ देंगे? तुम ऐसा करो कि हम तुम्हें जो कुछ बताएं वो करते रहो। अपने दिलो दिमाग पर कोई बोझ ना डालो। हम तुम्हें हर सहूलत फराहम करेंगे। ठीक है, तुम लोग मेरे दोस्त हो और बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें कोई शिकायत नहीं होने दी जाएगी। तब फिर तुम मेरी तरफ से भी बेफिक्र हो, मैं भी तुम्हें कोई तकलीफ़ देना पसंद नहीं करूँगा। ठीक है, बात ख़त्म हो गई। क्यों ऋषि? हम अपने दोस्त की भरपूर मदद करेंगे। नाश्ते से फरागत हासिल करने के बाद मार्कर ने हम दोनों से कहा, ऋषि और माय डियर शाहरुख, मैं तो ज़रा जा रहा हूँ। अब ऋषि तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी और बिल्कुल बेफिक्र रहना। ऋषि, मेरे दोस्त को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मैं इसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा हूँ। ओके? और फिर वो चला गया। ऋषि मुस्कुराती हुई निगाहों से मुझे देखने लगी, फिर बोली, असल में तुम्हारी शख्सियत ही ऐसी है शाहरुख कि हर शख्स तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। उसने अपने खूबसूरत बालों को चेहरे के पीछे किया और बोली, आओ ऊपर की मंजिल में बैठकर बातें करेंगे। ऊपर की मंजिल? हाँ, बिल्कुल ऊपरी मंजिल पर बहुत खूबसूरत जगह बनी हुई है। वहाँ हमारा शहर साफ नजर आता है। मैंने उससे ताउन किया और आखिरकार हम उस बिल्डिंग की छत पर पहुँच गए। यहाँ बड़े खूबसूरत शेड बने हुए थे जिनके नीचे नशिस्तें लगी हुई थीं। हमारे अलावा उस वक्त वहाँ और कोई मौजूद नहीं था। वो एक जगह बैठ गई। यहाँ से मैंने शहर को देखा और बज़ाहिर इस तरह का इजहार करने लगा जैसे इस अनोखी जगह को देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ। गर्ज ये कि मैं ऋषि से बातें करता रहा और ऋषि मुस्कुराती हुई निगाहों से मुझे देखते हुए मेरे उल्टे सीधे सवालात के जवाब देती रही। इसके बाद उसने कहा, अच्छा एक बात तो बताओ डियर शाहरुख। हाँ बोलो। क्या तुमने कभी किसी लड़की को पसंद नहीं किया? किया है, मैंने जवाब दिया।
तो फिर उसने तुमसे शादी नहीं की? शादी? हाँ, शादी कैसे करता? क्यों? मैं एक बेरोजगार आदमी हूँ, वह मेरी बस्ती के एक दौलतमंद आदमी की बेटी थी। तो तुम्हारी बस्ती में भी यही सब कुछ चलता है, जहाँ इंसान होते हैं वहाँ यही सब कुछ चलता है। अरे तुम ये सारी बातें जानते हो, तो तुम्हारा क्या मतलब है ऋषि? नहीं, मैं ये कह रही थी कि वैसे तो तुम मुझे बहुत मासूम नजर आते हो। नहीं, मासूमियत और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है। ये तो तुमने बड़ा अच्छा जुमला कहा। अच्छा ये बताओ कि उस लड़की के बारे में अब तुम्हारा क्या ख्याल है? कुछ नहीं। यहाँ से दौलत कमाओगे और बस्ती जाकर उससे शादी करोगे? नहीं। क्यों? बस रहने दो, क्या करोगी पूछकर। इंसान के दिल में ख्याल तो होता ही है। हाँ होता है। हालांकि जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे और हमारी जीप को हादसा पेश आया तो तुम्हें वहाँ हमारे बैग में कोई चीज़ मिली थी। क्या था वो? सोने की बात कर रही हो? ओह माय गॉड, हाँ उसी की बात कर रही हूँ। सोना था और तुम्हें दौलत की ज़रूरत थी। कहती रहो, क्या कहना चाहती हो? ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुम चाहते तो बआसानी सोने का वो बैग लेकर फरार हो सकते थे। तुमने उसे छोड़कर हमारी मदद की। वो मेरी मलकियत तो नहीं थी। गोया तुमने इसलिए छोड़ दिया कि वो तुम्हारी मलकियत नहीं थी, तुम्हारी थी। मुझे से क्या वास्ता था? ओह माय स्वीट हार्ट, ये तो बड़ी सादगी की बात है। इस दुनिया में कोई किसी का पुरसान हाल नहीं है। तुम अगर इसी अंदाज में सोचते रहे तो इस दुनिया में नहीं जी सकोगे। अच्छा ठीक है, मैं ये सब कुछ नहीं चाहता। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? मुझे तुम खुश नज़र नहीं आते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ। अपने महबूब की जुदाई के बाद भी खुश हो? तुम बार बार उसी की बात कर रही हो। उसकी शादी हो गई है और उसके 2 बच्चे हैं। हैं? ऋषि का मुंह हैरत से खुल गया। हाँ जाहिर है, मैं एक गरीब आदमी था, ना उसे खुश रख सकता था और ना सही अंदाज में उसकी परवरिश कर सकता था। ऐसी सूरत में मुझे इस बात का क्या हक पहुंचता था कि मैं उसे अपने कब्जे में रखूं? बस मैं उससे जुदा हो गया। ओह कमाल की बात है। वैसे तुम बहुत साफगो आदमी हो। अच्छा छोड़ो, ये बताओ, यहाँ से कहीं चलें? घूमना फिरना पसंद करोगे? क्यों नहीं, मुझे सैर व तफरीह पसंद है। तो फिर आओ चलते हैं। वो अपनी जगह से उठी और मैं भी उसके साथ ही उठ गया। नीचे उतरने के बाद उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए दूसरा लिबास लाती हूँ। ये सारे कपड़े मार्कर के ही होंगे। मैंने कहा और वो रुक गई। फिर बोली, क्या तुम इन्हें इस्तेमाल करने से एतराज़ करते हो? नहीं, मैं ऐसी कोई फजूल बात नहीं कर सकता। जब मेरी अपनी जेब में कुछ नहीं है तो नखरे तो नहीं कर सकता मैं। ओह नहीं माय डियर, मैं तुम्हारे लिए लिबासों का बंदोबस्त करती हूँ। इस वक्त तो गुजारा कर लो, बस बाजार चल रही हैं और उसके बाद ये मसला हल हो जाएगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मेरे साथ अभी तक बहुत अच्छा सलूक किया। थोड़ी देर बाद वो आई और एक लिबास लेकर आई। मैंने लिबास तब्दील किया, उसने भी लिबास तब्दील कर लिया और इसके बाद हम लोग वहाँ से चल पड़े। वो ड्राइव कर रही थी और मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे मेरे बारे में वह मुख्तलिफ अंदाज में सोच रही हो। कई बार मैंने उसे सामने से रुख मोड़कर अपनी तरफ देखते हुए पाया, जैसे वो मेरी शख्सियत पर गौर कर रही हो। एक बार उससे निगाहें मिल गईं तो मैंने आहिस्ता से मुस्कुरा कर कहा, क्या बात है, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? हैरान हूँ। किस बात पर? तुम्हारी शख्सियत तो बड़ी कमाल की है। ये बात नहीं है। क्यों? बात सिर्फ यह है कि तुम बहुत अच्छी इंसान हो। हाँ, अगर तुम दोनों मुझे बेवकूफ़ समझते हो तो ऐसा ना समझना। शायद दुनिया में कोई भी बेवकूफ़ नहीं होता, बस एक अंदाज होता है हर शख्स का। मैं पहाड़ी बस्ती का बाशिंदा हूँ, दुनिया के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना कम भी नहीं जानता। ये तो बहुत अच्छी बात है। आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हो रहा है शाहरुख कि तुम बहुत समझदार इंसान हो। मेरी और तुम्हारी दोस्ती बहुत शानदार हो सकती है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तब कार समुंदर के किनारे पहुंच गई और एक खूबसूरत से होटल के पास उसने कार रोक दी। फिर हम दोनों उतरकर टहलते हुए होटल की जानिब चल पड़े। होटल के एक खूबसूरत हिस्से में स्विमिंग पूल के पास कुर्सियां लगी हुई थीं। ऋषि उस तरफ चल पड़ी और फिर उसने कुर्सी पर बैठने के बाद वेटर को बुलाकर एक मशरूब तलब कर लिया। यहाँ से समुंदर का हसीन नज़ारा निगाहों के सामने था। कैसी जगह है? उसने समुंदर की लहरों को देखते हुए सवाल किया। बहुत खूबसूरत, मैंने जवाब दिया। इंसान अजीब बेवकूफ़ चीज़ होती है शाहरुख। मैं नहीं समझा। हम मंजर को देखकर अपनी पसंद के मुताबिक उस पर तबसरा करती हैं, उससे बहुत सी चीज़ें वाबस्ता कर देती हैं, लेकिन हकीकत में वो मंजर बस सिर्फ एक मंजर होता है। हाँ, गहरी बातें मेरी समझ में नहीं आती ऋषि। मैं जो कुछ तुमसे कहना चाहती हूँ उसे कहते हुए झिझक रही हूँ। ना जाने तुम मेरे बारे में क्या सोचो। अगर तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारे बारे में मेरे दिल में कोई गलत ख्याल है ऋषि, तो सबसे पहले उस ख्याल को दिल से निकाल दो।
मैंने तुमसे कहा है कि दुनिया को बहुत गहराइयों से नहीं देखा मैंने, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि देखा ही ना हो। माफ़ करना, अगर मेरी बात तुम्हें बुरी लगे तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तुम बहुत अच्छी तबीयत की मालिक हो, जबकि मार्कर, ओह माय डियर, यही तो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, जिसे कहते हुए झिझक रही थी। हमारी इस दुनिया में हर शख्स अपने मुफाद के बारे में सोचता है। अब जबकि तुमने मेरी ये मुश्किल हल कर दी है तो मैं ये कहने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करती कि मार्कर भी तुम्हारे सिलसिले में सिर्फ अपने मुफाद से दिलचस्पी रखता है। उसका मुझसे क्या मुफाद हो सकता है? असल में मार्कर तुम्हें अपने गिरोह में शामिल करना चाहता है क्योंकि तुम ताकत के बादशाह हो। गिरोह? मैंने हैरत से कहा। हाँ, क्या मार्कर का कोई गिरोह है? हाँ, हम कुछ ऐसा ही काम करते हैं जो कानून की निगाह में जुर्म हो। हालांकि वो एक तिजारत है, लेकिन दुनिया के लोग उसे स्मगलिंग कहते हैं। तो क्या तुम लोग मुजरिम हो? मैंने सवाल किया। मैंने कहा ना, हम नहीं हैं, लेकिन दुनिया ऐसा ही समझती है। तो तुम्हें ऐसे किसी अमल से नुकसान भी पहुंच सकता है, क्यों नहीं? वैसे यूं समझ लो कि अगर थोड़ी सी हिम्मत और मेहनत से काम किया जाए तो ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर सकती है। वैसे मुझे माफ़ करना, मेरे अपने दिल में भी तुम्हारे लिए जो ख्यालात हैं, अगर तुमसे उनका इजहार करूं तो तुम ना जाने मेरे बारे में क्या सोचो। देखो ऋषि, जब मुझे बहुत सी बातों का इल्म नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मसलन अगर मार्कर तुम्हें किसी काम के लिए इस्तेमाल करना चाहे तो तुम उसका साथ दोगे? मेरा ख्याल है मुझे साथ देना होगा। वजह यह कि मैं तुम लोगों का दोस्त हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मार्कर तुम्हारी इतनी ही हिफाजत कर नहीं सकेगा जितनी मैं कर सकती हूँ। ये ज़रा गलत बात है। अलबत्ता मैं ज़ाती तौर पर तुम्हारी हर तरह मदद कर सकती हूँ। इसकी वजह यह नहीं कि मैं बेगर्ज हूँ, मुझे भी एक मजबूत सहारे की ज़रूरत है। इस दुनिया का हर शख्स पहले अपने बारे में सोचता है और फिर दूसरे के बारे में। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, लेकिन दूसरों से बेहतर अंदाज में, क्योंकि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, बल्कि जो कुछ करना चाहती हूँ सुकून से करना चाहती हूँ। मैं एक सादा आदमी हूँ और जुर्म के बारे में कुछ नहीं जानता। अगर मुझसे कोई ऐसा अमल कराया जाए और मुझे तन्हा छोड़ दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे साथ ज़्यादती होगी। 100% यही मैं कहना चाहती थी। मार्कर तुम्हें अपने तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि तुम्हें उसके चुंगल से निकाल कर अपने तौर पर इस्तेमाल करूँ। ये सही है कि वो मेरा दोस्त है, लेकिन यकीन करो शाहरुख कि वो मुझसे मुखलिस नहीं है। ताज्जुब की बात है। वैसे अगर तुम इसे मुनासिब समझती हो ऋषि, तो मैं खलूसे दिल से तुम्हारे साथ हूँ। शुक्रिया, लेकिन तुम ये ना सोचना कि मैं चालाकी कर रही हूँ। यकीन करो, यहाँ तुम्हारी सादगी से मोहब्बत और तुम्हारी मासूमियत का एहसास भी मेरे दिल में है। मैं नहीं चाहती कि तुम मार्कर के हाथ लगो, वो शख्स जो एक खुदगर्ज इंसान है। तो फिर डियर शाहरुख, हमारे दरमियान ये बात तय हो गई? हाँ बिल्कुल। ओके, वैसे अब मैं तुम्हें जो कुछ बता रही हूँ उसे अपने जहन में महफूज रखना। हाँ बोलो। क्या? मार्कर तुमसे इस मौजू पर गुफ्तगू करेगा और तुम्हें पेशकश करेगा कि तुम उसके साथ काम करो। तुम अपने आप को इस पर आमादा जाहिर कर देना, लेकिन अपने तौर पर हम जो कुछ करेंगे वो सिर्फ हम ही जानते होंगे। ठीक है, मैंने जवाब दिया। मेरी बात समझ गए हो ना? उसने कहा और दिल ही दिल में हंसने लगा। फिर मैंने कहा, हाँ मैं समझ गया हूँ। और तुम इस सिलसिले में क्या कहोगी? कुछ नहीं। वैसे मैं तुम्हें ये बता दूं कि मार्कर खतरनाक आदमी है। पूरी एहतियात से काम करना, उसे तुम्हारी तरफ से शुबे का शिकार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बेफिक्र रहो। फिर इसके बाद हम लोग मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें करते रहे। वह मुझे बच्चों की तरह पढ़ा रही थी और मैं पढ़ रहा था। ये सब कुछ भी गलत नहीं था। वक्त कम अज़ कम जो कहानी दोहरा रहा था, मैंने अपने आप को उस कहानी में ज़म कर लिया। बहुत वक्त हम लोग साथ रहे और वह मुझे ये बताती रही कि किस तरह मार्कर को बेवकूफ़ बनाना है। मैंने भी सोचा कि ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। खामोशी के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारा जाए और देखा जाए कि हालात ज़िंदगी के आगे के सफ़र के बारे में क्या फ़ैसला करते हैं। बहरहाल जगराजन राज की एक स्कीम तो फेल हो गई थी। उसने मुझे बच्चा बनाकर मजबूर किया था कि मैं उस शैतान की शैतानियत को कबूल कर लूं, लेकिन तकदीर ने मुझे मौका फराहम कर दिया कि मैं उसके उस मंसूबे को नाकाम बना दूं, और वो नाकाम हो गया था। वजह चतरेखा बनी थी, लेकिन वजह कुछ भी हो, मेरा नाम तो हो गया था। फिर वहां से उठ गए और अब हम फ्लैट पर पहुंचे तो मार्कर वापस आ चुका था। उसने मुझे देखा और पुरमुसरत अंदाज में मुस्कुरा कर बोला, अरे वाह भाई, तुम तो बाबूजी बन गए। कमाल कर दिया तुमने ऋषि। ये हमारे दोस्त को तुमने बिल्कुल ही जदीद दुनिया का मॉडर्न आदमी बना दिया। भाई मिस्टर शाहरुख के लिए खूबसूरत लिबास खरीदने हैं मुझे और बाकी भी बहुत सी चीज़ें। जब मिस्टर शाहरुख को हमने दोस्त बना ही लिया है तो फिर ये जिम्मेदारियां भी तो हमें ही पूरी करनी है, वरना और कौन पूरी करेगा।
किसी और को पूरी करने की ज़रूरत भी क्या है, हम हैं ना, मार्कर ने मुस्कुराते हुए कहा। और मैं दोनों को ममनून निगाहों से देखने लगा। फिर उन्होंने अपना कहा हुआ सच कर दिखाया। गालिबन वो कुछ तैयारियां कर रहे थे। मेरे लिए बेहतरीन लिबास खरीदे गए। मार्कर मुझे कभी कभी अपने साथ भी ले जाता। होटल, नाइट क्लब, मुख्तलिफ जगहों पर सैर व तफरी। अपनी दानिस्त में वो लोग मुझे मॉडर्न बनाने की कोशिश कर रहे थे। मार्कर मौजूद ना होता तो ऋषि मुझ पर अपनी अदाओं के जाल फेंकती। वैसे ज़्यादा बुरे किरदार की मालिक नहीं थी और कभी जज्बाती लग्जिशों का शिकार नज़र नहीं आई, लेकिन तरीकाकार ऐसा ही था और मुझे यह अंदाज़ा हो गया कि अगर मैंने इस सिलसिले में एक भी कदम आगे बढ़ाया तो वह मेरी पजीराई करने से ज़रा भी एतराज़ नहीं करेगी। इस दौरान हर तरह की आसाइश मुझे हासिल रही और मैंने भी अपने आप को बिल्कुल ही डमी बनाकर छोड़ दिया। फिर वो वक्त आ गया जब कुर्बानी के इस बकरे को इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया गया। ये मेरा अंदाज़ा ही था। ऋषि ने मुझे बताया, ओ डियर, इस शहर में अब तुम्हारी तबीयत कुछ बोर नहीं हो गई? बोर? मैंने सवाल किया। हाँ, मेरा मतलब है तुम उकता नहीं गए? नहीं, तुम जैसे दोस्तों की मौजूदगी में भला मैं कैसे उकता सकता हूँ? ये बात तो ठीक है, लेकिन अब हम कल यहाँ से आगे रवाना हो रहे हैं। कहाँ? मैंने हैरत से कहा। एक और छोटे से मुल्क में। कुछ दिन वहाँ क्याम करेंगे और उसके बाद वहाँ से कुछ और आगे एक दूसरे मुल्क में। वेरी गुड। और उसके बाद ज़िंदगी इसी तरह रवां दवां रहेगी। ठीक है, मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है। दूसरी सुबह मार्कर और ऋषि रवानगी की तैयारियां करने लगे। मैं भी दिल में मुतमईन था। मुझे कौन सा कहीं जाना था। जो गुजर रही है वो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। फिर हम चल पड़े और समुंदर के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जो वीरान था। यहाँ गहरी तारीकी फैली हुई थी और कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जिस जगह हम जाकर रुके वहाँ तारीकी में हमने कुछ अफराद को देखा जो शायद हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे। और फिर मुझे एक बड़ी समुद्री लॉन्च पानी के सीने पर डोलती नजर आई। चुनाचे हम उस लॉन्च पर पहुंच गए। बात काफ़ी हद तक समझ में आ रही थी और मैं ये सोच रहा था कि अब जिंदगी नए हंगामों से दो चार होगी। मैं एक स्मगलर की हैसियत से एक लॉन्च से गैर कानूनी सफ़र करने वाला था। लॉन्च अगर पकड़ी गई और आगे के हालात ख़तरनाक साबित हुए तो मेरा कौन सा अमल मेरे काम आएगा? अब तो मास्क लगाकर चेहरा भी तब्दील नहीं कर सकता, लेकिन ज़िंदगी से इतना प्यार तो कभी नहीं किया था। जिस तरह ज़िंदगी पर बेजारी सवार थी उसके तहत जो कुछ भी हो जाए कोई अहम मसला नहीं था। फिर मैंने लॉन्च का जायज़ा लिया। लॉन्च क्या थी, एक छोटी सी दुनिया थी। बहुत बड़ी लॉन्च थी ये। लकड़ी के कई छोटे छोटे कैबिन बने हुए थे और काफ़ी लोग यहाँ मौजूद थे और अपने अपने तौर पर काम कर रहे थे। मैं उन लोगों के साथ इस लॉन्च का जायज़ा लेता रहा। फिर लॉन्च चल पड़ी। इन लोगों के बारे में मुझे कोई सही अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि इनमें से सरबरा कौन है। एक अजीब सा अंदाज था सबका और कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। हालांकि खासी रात थी और वक्त काफ़ी हो गया, लेकिन लॉन्च पर पूरी रौनक थी। शहर की रोशनियां अब इतनी दूर हो गईं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मारकर किसी काम से चला गया और ऋषि मेरे साथ मेरा हाथ पकड़े हुए लॉन्च के एक ऐसे सुनसान गोशे में आ गई जहां दूसरे लोग मौजूद नहीं थे। उसने मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखा और फिर बोली, तुमने अभी तक इस बारे में कोई सवाल नहीं किया शाहरुख। कैसा सवाल? यह नहीं पूछा तुमने कि लॉन्च कहाँ जा रही है, इसका मालिक कौन है? तुमने कहा था कि तुम मेरी दोस्त हो और जो भी ज़रूरत पेश आएगी मुझे बता दोगी। यही मैं इस वक्त बताना चाहती हूँ। तो बताओ। ये लॉन्च इस वक्त बेपनाह कीमती है और इस लॉन्च का मौजूदा मालिक मार्कर है। ओह, मार्कर इतना बड़ा आदमी है? मैंने सवाल किया। हाँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम उससे भी बड़े आदमी बन जाओ, क्योंकि तुम उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर हो। मगर कैसे? हमें इस लॉन्च पर कब्जा हासिल करना है। वैसे इस लॉन्च पर जो लोग मौजूद हैं उनमें से चंद एक ही ऐसे होंगे जो मार्कर के लिए झगड़े पर आमादा हों। मेरे साथी भी हैं, लेकिन आगाज़ तुम्हें करना होगा। अभी तक मैंने किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। अगर तुम इसके लिए तैयार हो जाओ तो मैं इस काम का आगाज़ भी कर दूं। मैंने दिलचस्प निगाहों से ऋषि को देखा। बड़ी सनसनी सी पैदा हो गई। अपनी ताकत का अंदाज़ा थोड़ा बहुत तो हो गया था मुझे, लेकिन इस ताकत को ऐसे किसी मकसद के लिए अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था। अब समझ में नहीं आ रहा था कि ऋषि को क्या जवाब दूं, जो अजीब सी निगाहों से मुझे देख रही थी। चंद लम्हों के अंदर अंदर मैंने फैसला कर लिया और फिर कहा, ठीक है ऋषि, लेकिन कुछ सवालात मेरे जहन में हैं। क्या? तुमने बताया है कि मार्कर का ताल्लुक किसी गिरोह से है। हाँ, गिरोह के दूसरे अफराद भी होंगे, क्यों नहीं? इस लॉन्च पर क्या मौजूद है? एक बहुत बड़ी दौलत। क्या ये दौलत इन तमाम लोगों की नहीं होगी? सभी हिस्सेदार होती हैं और जाहिर है इस पर कब्जा करने के बाद वो हमारे दुश्मन हो जाएंगे। जाहिर है।
लेकिन हम इस लॉन्च को कहाँ ले जाएंगे? मैं इसके लिए पूरा प्लान बना चुकी हूँ। क्या प्लान है? मैंने सवाल किया। हम लॉन्च को एक जजीरे पर ले जाएंगे। ये गैर आबाद जज़ायर का एक सिलसिला है और वो जज़ायर आमतौर से स्मगलरों के इस्तेमाल में रहती हैं। जिस जगह हम असल में इस लॉन्च को ले जा रही हैं वो और है, लेकिन जहाँ हम जाएंगे वहाँ ऐसी दौलत के सौदे होते हैं। दुनिया के बड़े बड़े सरमायाकार वहाँ अपने स्टेशन बनाए हुए हैं और वहाँ पूरी पूरी लॉन्चों का सौदा हो जाता है। खरीदने वाला कभी किसी से ये नहीं पूछता कि लॉन्च का असल मालिक कौन है। ये उन सुनसान और पुरस्कार जजीरों का कानून है, यानी स्मगलरों का कानून। कुछ लम्हों के लिए मेरा मुंह हैरत से खुल गया। क्या दिलचस्प बात सामने आई थी। ये एक नई दुनिया थी जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम था। इस दुनिया का खेल ही मुख्तलिफ मालूम हो रहा था। मैंने पुरमुसरत अंदाज में कहा, गोया वो डाकुओं के जजीरे हैं। ऋषि हंस पड़ी, फिर बोली, हाँ, यहाँ दुनिया के बड़े बड़े डाकू आते हैं। ये डाकू मुहज़्ज़ब दुनिया में जानते हो क्या हैसियत रखती हैं? अरे मैं क्या जानता हूँ, मैं तो बिल्कुल ही नए सिरे से इस दुनिया में रूशनास हो रहा हूँ। ये दुनिया के वो बड़े बड़े सरमायादार हैं जिनका एक नाम है, इतना बड़ा कि उनके नामों पर स्टॉक मार्केटों में हंगामे होते हैं। लेकिन इन जजीरों पर ये लोग हर तरह की खरीदो फरोख्त करती हैं। बस उनके अपने अलग कानून हैं। क्या वो जजीरे किसी हुकूमत की मलकियत नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ एक बैनुल अक़वामी असूल के तहत इन जजीरों को कोई अपनी मलकियत नहीं कह सकता और दुनिया ये बात जानती है कि इनके ज़रिए स्मगलिंग का कारोबार बहुत आला पैमाने पर होता है और कई छोटी छोटी हुकूमतें इनसे अपनी ज़रूरियात पूरी करती हैं और इन जज़ायर की सरपरस्ती करती हैं। वहाँ तक जाने वाले इस हैसियत से तस्लीम कर लिए जाते हैं और दुनिया का कोई कानून उन पर लागू नहीं होता। बज़ाहिर मैं अहमकाना शक्ल बनाए हुए था, लेकिन दर हकीकत ये सारी तफसील सुनने के बाद मेरा मुंह हैरत से खुल गया। ये तो कुछ अनोखी ही कहानी थी और मैंने इस कहानी में बड़ी दिलचस्पी महसूस की। ज़बरदस्त खेल शुरू हुआ था। यूँ तो ज़िंदगी के बहुत से रुख देखे थे, लेकिन यह दौर मुख्तलिफ अंदाज का था। लॉन्च किसी मुश्किल के बगैर सफ़र कर रही थी। स्मगलरों का अपना खेल होता है और बड़ी कामयाबी से होता है। मैं यही सब कुछ देख रहा था। इब्तदाई मरहले तय हो गए और लॉन्च पर अब कोई हंगामा आराई नहीं थी। मैं अब भी खामोशी से तारीकी में खड़ा समुद्री बगोलों को देख रहा था। ऋषि ना जाने कहाँ थी। फिर मुझे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी और मैंने पलट कर देखा। आने वाला मार्कर था। उसने मुझे पहचान लिया। अरे शाहरुख, हाँ मैं हूँ, मैंने पुरसुकून लहजे में कहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। ऋषि कहाँ है? मैं नहीं जानता, मगर उसने तुम्हें अकेला क्यों छोड़ दिया? उसने मुझे आराम के लिए कहा था। तो फिर? मैं समुंदर देखना चाहता था। मैंने उससे कहा वो जाकर आराम से सो ले और वो चली गई। पहले कभी समुद्री सफ़र किया है? नहीं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। एक बात बताओगे शाहरुख? ज़रूर। ऋषि ने तुमसे कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की? कैसी? मैंने चौंक कर उसे देखा। मेरा मतलब है मेरे खिलाफ। तुम दोनों तो मेरे दोस्त हो, मैंने उसे गहरी नज़रों से देखते हुए कहा और उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। फिर वो आहिस्ता से बोला, गहरे दोस्त? इस दुनिया में लफ्ज़ दोस्ती बेवकूफ़ बनाने का एक ज़रिया होता है शाहरुख, उसके सिवा कुछ नहीं। तो क्या ऋषि भी? हाँ, दस्तूर हो गया है। कोई भी इस एहसास से अलग नहीं है। तुम अभी मासूम हो। दुश्मनों से कोई खौफ ना करना, क्योंकि वो खुले दुश्मन होते हैं। लेकिन दोस्त हो सकता है, हो सकता नहीं है। खैर छोड़ो, आराम करो। ज़्यादा जागना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। ओके। वो वहाँ से आगे बढ़ गया और मैं उसे रहम भरी नज़रों से देखने लगा। ना जाने बेचारे के साथ क्या होने वाला है। मुझे किसी थकन का एहसास नहीं था, इसलिए मैं आराम से यहाँ खड़ा हुआ था। वक्त बहुत गुजर चुका था। मारकर शायद खुद भी आराम करने चला गया। मैं अपनी जगह साकित था। फिर ऋषि मेरे पास आ गई और मुझे देखकर बोली, दोबारा आए हो? क्या मतलब? मैंने तुम्हें इसी जगह छोड़ा था। मैं इसी जगह मौजूद हूँ उस वक्त से। हाँ। कमाल है, थकते नहीं? नहीं। हाँ, मुझे तुम्हारी गैर मामूली कुव्वतों का अंदाज़ा है। कमाल की शख्सियत हो। लेकिन अब तुम्हें तुम्हारी असल शख्सियत का सिला मिलेगा। मैं सारे इंतज़ामात कर चुकी हूँ। क्या इंतज़ामात किए हैं? मैंने सवाल किया और वह मुस्कुराई। फिर बोली, पहला काम मैंने ये किया है कि हथियार गायब कर दिए हैं और मार्कर का पिस्तौल भी गायब कर दिया है और अब इस लॉन्च पर सिर्फ मैं मुसल्लह हूँ और कोई भी नहीं। थोड़ी देर के बाद काम शुरू हो जाएगा। रात ही को? हाँ। सुबह से पहले लॉन्च पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, वरना शायद दिन की रोशनी में हम कामयाब न हो सकें। ओके, मैं चलती हूँ। वो वहाँ से चली गई और मैं इस खूनी ड्रामे के बारे में सोचने लगा जो अब शुरू होने वाला था। मार्कर के बारे में मुझे अंदाज़ा था कि वो एक शैतान सिफ्त आदमी है।
अगर मैं उसे सूरत हाल से आगाह कर दूं तो वो ऋषि को मार देगा। बात एक ही है। यूं काम का आगाज हो गया। ऋषि के हमनवा 8 अफराद थे जो एक जगह इकट्ठे हो गए। फिर उन्होंने वहां से सोए हुए दूसरे खुलासियों को जगह जगह कर मारना शुरू कर दिया। झगड़ा शुरू होने में भला क्या देर लग सकती है। ऋषि के आदमियों ने दूसरे खुलासियों को उठा उठा कर पानी में फेंक दिया क्योंकि वो नींद में थे और ये पूरी तरह तैयार। लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे मारकर पर हुआ। वो शायद नींद से जाग कर आया था। क्या हो रहा है? खबरदार! ओ बेवकूफ़ के बच्चों, क्यों लड़ रहे हो? ये खुद नहीं लड़ रहे मारकर। एक तरफ से ऋषि की आवाज़ सुनाई दी और मारकर चौंक कर उसे देखने लगा। ऋषि ने उस पर राइफल गन तान रखी थी। कौन हो तुम? मारकर फटी फटी आवाज़ में बोला और ऋषि हंस पड़ी। मेरा नाम ऋषि है, वो हंसती हुई बोली। ये क्या मजाक है ऋषि? ओ, ये लोग क्या कर रही हैं? तुम्हारे आदमियों को उठाकर पानी में फेंक रही हैं, ऋषि बोली। तुम्हें मालूम है यहाँ शार्क मछलियाँ होती हैं? मालूम है। वो उन्हें हलाक करेंगी, हमारा एमुनेशन बचेगा, ऋषि ने कहा। ओह तुम? मारकर झिल्लाकर ऋषि की तरफ बढ़ा तो ऋषि ने स्टेन गन से ब्रेस्ट चला दिया। गोलियां मारकर के आसपास से निकल गईं। मारकर वहीं साकित हो गया। फिर उसने खुद को संभाल कर कहा, ऋषि क्या तुम मुझसे बागी हो गई हो? हाँ माय डियर। लेकिन क्यों? तुम्हारा इक़्तिदार अब ख़त्म हो गया। वजह? तुम बहुत अरसे से खुद को सुपर पावर समझने लगे हो और मुझे सिर्फ एक पुर्जा। ये हमारी आपस की बात है ऋषि, और इन्हें रोको। देखो पानी में गिरने वाले सब हलाक हो जाएंगे। उन्हें इसीलिए फेंका जा रहा है, ऋषि ने पुरसुकून लहजे में कहा और मारकर उसे गंदी गंदी गालियां देने लगा। फिर उसने रस्सियों के एक ढेर के पीछे छलांग लगाकर शायद अपना पिस्तौल निकाला, लेकिन उससे ट्रिच ट्रिच की आवाज़ निकल कर रह गई। ऋषि ने कहा, अब बाहर आ जाओ। रस्सियां बर्बाद करने से क्या फ़ायदा? मारकर बाहर आ गया। उसने कहा, देखो ऋषि, बात कर लो मुझसे। हो सकता है हम किसी बेहतर नतीजे पर पहुंच जाएं। हम एक हसीन मुस्तकबिल की तलाश में निकले हैं। हमारा तवील सफ़र। इस सफ़र में अब तुम मेरे साथी नहीं हो मारकर। मैंने अपना साथी मुंतखब कर लिया है। कौन? वो तुम्हारे सामने है। ऋषि ने मेरी तरफ इशारा किया और मारकर मुझे देखने लगा। फिर उसने गुर्राई हुई आवाज़ में कहा, मैं इसे ज़रूर मार डालूंगा। और जोशे दीवानगी में उसने मुझ पर छलांग लगा दी। वह पूरे बदन के वज़न से मुझ पर आ गिरा और मैं घबरा गया। लेकिन मैं अब तक अपनी ताकत का तयन खुद भी नहीं कर सका था। मेरा ख्याल था कि उसकी लपेट में आकर बुरी तरह गिरूंगा, लेकिन मुझे उसके बदन की ज़रब का एहसास भी ना हुआ और वह मुझसे टकराकर नीचे गिर पड़ा। मैं उसे हैरत से देखने लगा, लेकिन ऋषि का कह कहा देर तक गूंजता रहा। मारकर कराहता हुआ उठ खड़ा हुआ। आखिर मैंने तेरे साथ क्या सलूक किया है कमीने? तूने? वो फिर उठ खड़ा हुआ और उसने मेरे पेट पर घोंसों की बारिश कर दी। लेकिन वाह चतरीखा, जो कुछ भी दे गई थी अच्छा दे गई थी। मुझे कोई एहसास ही नहीं हुआ। ऋषि फिर हंस पड़ी। और कोशिश करो मारकर, तुम तो बॉक्सर हो। और कोशिश करो। शाहरुख, इसे उठाकर समुंदर में फेंक दो। आखिरी अल्फाज उसने मुझसे कहे। सारे मामलात अपनी जगह। मैंने अब तक ना इस हंगामा खेजी में हिस्सा लिया, ना उसके कहने से मारकर की जान ले सकता था। इस दौरान मारकर ने भी मेरे साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया। चुनाचे मैंने मारकर की तरफ देखा, लेकिन अचानक वो जज्बाती हो गया। उसने कई कदम पीछे हटते हुए कहा, यह हसरत तुम्हारे दिल में रहेगी, मैं तुम्हारे हाथों नहीं मरूंगा। ये कहकर उसने एक लंबी छलांग लगाई और फिर खुद ही समुंदर में कूद गया। ऋषि एक लम्हे तक खामोश सी रही। फिर उसने स्टेन गन का रुख आसमान की तरफ करके बेतहाशा फायरिंग शुरू कर दी। उसके फलक शगाफ कह के फिजा में गूंज रहे थे। फिर उसके साथी भी खुशी के नारे लगाने लगे। लॉन्च अब भी बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी और एक शख्स उसे कंट्रोल कर रहा था। ये ऋषि का आदमी था। ऋषि ने गन फेंकी, दौड़ती हुई मेरे पास आई और फिर मुझे पकड़कर रक्स करने लगी। हम बेअंदाज़ा दौलत के मालिक बन गए। शाहरुख, हमारी दौलत बेअंदाज़ा हो गई, मगर मुझे उन लोगों की मौत का अफसोस है। मैंने भारी आवाज़ में कहा, ओह शाहरुख, मेरी खुशी में शरीक हो जाओ। तुम जुर्म की दुनिया के बारे में नहीं जानते। यह बेहतर नहीं हुआ। मुमकिन था यही जुमले तुम्हें मारकर से कहने पड़ते। मतलब वो मुझे कत्ल कर सकता था, मगर वो तुम्हारा साथी था। इस नगर में कोई किसी का साथी नहीं होता। ठीक है, तुम बेहतर समझती हो। मैं ज़रा सूरत हाल का जायज़ा ले लूँ। तुम अब वाकई आराम कर लो, उसने कहा और मैं वाकई आराम करने चल पड़ा। एक जगह मुंतखब करके मैं लेट गया। जहन वाकई सख्त थकन महसूस कर रहा था। बेहतर था वो अच्छे लोग होते। मैंने तो मजाक ही मजाक में अपना एक किरदार तख्लीक किया, लेकिन बात सब लोगों की थी। अब सोचना था आगे क्या करूं। जिंदगी हज़ारों तल्ख तजुर्बात से गुजरी थी। एक तजुर्बा ये भी सही,
बस ये सोचकर दिल को इत्मीनान दिला लिया, फिर आंखें बंद कर लीं। थके हुए एहसा शायद यही तलब कर रहे थे। फौरन ही नींद आ गई। फिर दूसरी सुबह आंख खुली। मैंने रुख बदल लिया, लेकिन फिर किसी को अपने करीब महसूस करके चौंक पड़ा। आंखें खोलकर देखा तो ऋषि थी, मेरे बिल्कुल करीब, अपने वजूद की रहनाइयों से बेखबर सो रही थी। मैं आहिस्ता से सिमट गया। उसकी यह खुद सुपुर्दगी और इस तरह मेरे कुर्ब में आकर बेखबर हो जाना मुतजाद कैफियत का इजहार करते थे। बात सिर्फ सोचने की थी कि ये अय्यार औरत की चालबाजी है या इंसानी जज्बों की हकीकत, लेकिन हर अंदाज में सोचना फजूल था। रात को वो जो कुछ कर चुकी थी उसके बाद इसे मासूम नहीं कहा जा सकता। बाहर कुछ अजीब सा शोर महसूस हो रहा था, जो बाद में समझ में आ गया। बारिश हो रही थी और लॉन्च का सफ़र जारी था। उसके इंजन की आवाज़ साफ उभर रही थी और हचकोले भी लग रहे थे। फिर ऋषि भी जाग गई। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ लम्हे खाली खाली आंखों से मुझे देखती रही। चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। फिर जैसे खोई हुई याददाश्त वापस आ गई, आंखों में मस्ती पैदा हो गई और होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। मुतरन्नम आवाज़ में बोली, हेलो, सुबह बखैर। हेलो, मैंने कहा। सुबह हो गई शायद, मैंने कहा। शायद नहीं, सचमुच, वो आहिस्ता से बोली। कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, सूरज निकला है या नहीं निकला, लेकिन मेरी ज़िंदगी की सुबह ज़रूर हो गई है। किसी की ज़िंदगी की शाम के बाद, मैंने सवाल किया। हाँ, वो आहिस्ता से बोली। हो सकता है तुम उसके लिए अफसुर्दा हो, वो शिकायती अंदाज में बोली। सिर्फ इसलिए कि कुछ अरसा साथ रहा। खुश नसीब हो कि उस जाल में नहीं फंसे। वो तुम्हारी ज़िंदगी अजाब बना देता। बहुत बुरा इंसान था, बहुत ही बुरा। जानते हो मैं कौन हूँ? क्या मतलब? मैंने कहा। मेरे बारे में क्या जानते हो? जितना जानता हूँ तुम्हें मालूम है। कुछ भी नहीं जानते, एक बात भी नहीं जानते, वह जज्बाती लहजे में बोली। मैंने कब दावा किया है? मेरा नाम ऋषि है ना? उसकी आवाज़ सिसकी में बदल गई। मेरे इल्म में यही है। मैंने तो तुम्हें यही बताया। नहीं, मारकर तुम्हें यही कहता था। ये नाम उसी ने मुझे दिया था। रेशम, रेशम नूर अली। मेरे वालिद नूर अली एक सरकारी महकमे में हेड क्लर्क थे। ओह, तुम मुसलमान हो? हाँ, लेकिन तुम्हारे गले में यह स्लीप का निशान। मैंने उसकी गर्दन की तरफ इशारा करके कहा और वो लेटे लेटे उठकर बैठ गई। फिर उसने नफरत भरे अंदाज में अपनी गर्दन से सोने की स्लीब नोच डाली। ये तोके गुलामी था। ओह, मैंने होंठ सिकोड़ कर कहा। कुछ मुझे बताना पसंद करोगी? सब कुछ बताना चाहती हूँ तुम्हें, बहुत ज़रूरी है। अपनी नादानियों का शिकार हुई हूँ। वो एक शातिर आदमी था, नाज खान के नाम से मुझसे मिला। मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फांसा और फिर मेरे ज़रिए मेरे वालिद के कुछ सरकारी कागजात चोरी कराए। मेरी माँ सौतेली थी। कागजात की चोरी का पता चल गया और माँ की कोशिशों से मुझे घर से निकाल दिया गया। वह मुझे अपने साथ ले आया। तब मुझे एहसास हुआ कि वो क्रिश्चियन है और जुराइम पेशा। तुमने अपना मज़हब बदल दिया? मैंने पूछा। हम जैसे गुनाहगारों का मज़हब से क्या वास्ता? रेशम को ऋषि कहा जाने लगा। गले में लॉकेट की जगह स्लीप डाल लिया और बस। वो दर्द भरे लहजे में बोली, तुम लोग बहुत दौलतमंद होगे। नहीं, हम कमीशन पर काम करते थे। क्या मतलब? सोना दूसरों का होता था, हम उसकी तरसील करते थे और हमें कमीशन मिलता था। और ये लॉन्च किराए की है, लेकिन इस पर मौजूदा माल अब मेरा है। मार्कर ने सारी ज़िंदगी में यह सब जमा किया था। इसके बाद हम एक दौलतमंद पार्टी बन जाते, यही मंसूबा था। और तुम्हें बताऊं, तुम्हें टाइटल बनाया गया था। वो क्या होता है? मैंने पूछा। लॉन्च अगर पकड़ी जाती तो इसे तुम्हारी मलकियत करार दिया जाता। उसका मंसूबा बेहद खतरनाक था, बताओगी? मैंने दिलचस्पी से कहा। हम माल लेकर चल पड़े थे। अगर रेड हो जाता तो तुम्हें इस लॉन्च का मालिक करार दिया जाता। फिर जहां हम जा रहे थे वहां भी तुम्हें इसका मालिक बताया जाता और माल की फरोख्त के बाद तुम्हें हलाक कर दिया जाता। वो तुम्हें राजदार के तौर पर जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। सच कह रही हो? अब झूठ बोलने की क्या गुंजाइश है? अब क्या करोगी? अब वो आहिस्ता से बोली, यहाँ तुमने अपने रास्ते का कांटा तो हटा दिया है। ये जो करना है वो तो करूँगी, लेकिन इसके बाद अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैंने पूछा। एक बार फिर से रेशम नूर अली बनना चाहती हूँ मैं। इतना कुछ करने के बाद? हाँ, जिंदगी के इस मुख्तसर वर्क को जिंदगी की किताब से फाड़कर फेंक देना चाहती हूँ मैं। ये मुमकिन तो नहीं है। और तुम्हें यह तो बताया जा सकता है, एक इंसान किसी के फ्रेब का शिकार होकर कहीं से कहीं जा निकलता है। उसका क्या कसूर है आखिर? अगर उसे अपने खोए हुए रास्ते नजर आ जाते हैं तो फिर वो घर क्यों ना वापस आ जाए?
वो जज्बाती लहजे में अल्फाज कह रही थी और मैं उसकी सूरत देख रहा था, लेकिन मैं उससे मुतासिर नहीं हुआ। दुनिया के इतने रंग देखे थे कि अब किसी रंग पर एतबार नहीं रहा। हालात बेशक कभी इंसान को बहुत संगदिल बना देती हैं। ऋषि ने बड़ी बेदर्दी से मारकर और उसके कई साथियों को समुंदर बुर्द कर दिया, लेकिन हो सकता है उसके अंदर कोई जज्बा पोशीदा हो। अब ये अलग बात है कि मैं उसकी ख्वाहिशों की तकमील ना कर सकूं। मेरी अपनी दुनिया अलग है, लेकिन तजुर्बा यही बताता था कि मसलहत का ख्याल रखा जाए। वो मुझे गहरी नज़रों से देख रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे बहुत अफसोस है रेशम। मेरे इन अल्फाज ने उसके चेहरे का रंग बदल दिया। मैंने उसे रेशम कहकर पुकारा और वो जज्बाती हो गई। फिर वो जज्बाती चेहरा लिए उठी और मैं खुद पर लानत भेजने लगा। ज़रा सी जल्दबाजी से ये खतरा पैदा कर दिया था। वो बस मुझसे लिपटने ही वाली थी कि खुदा भला करे उस शरीफ आदमी का जो कैबिन के दरवाजे से अंदर घुस आया। उसने पुरमुसरत लहजे में कहा, मैडम, हम डायमंड हॉर्स पहुंच गए हैं। हीरे का घोड़ा नज़र आ रहा है। ओ, वो जज्बाती कैफियत से निकल आई। फिर बोली, ठीक है, लॉन्च को एहतियात से उधर ले चलो, हम आ रही हैं। इतला देने वाला चला गया तो वो मुझसे बोली, तैयारियां कर लो शाहरुख, हम अपनी मंजिल पर आ गए हैं। मैंने गहरी सांस लेकर गर्दन हिला दी थी।